नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। आज हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने गाजियाबाद की राजनीति और प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में वो अपने विभाग की जिम्मेदारियों के साथ साथ गाजियाबाद के विकास, जनहित के मुद्दे और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लगातार सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडे को लेकर उनका दृष्टिकोण जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सुनील शर्मा जी, आपका भारत अपडेट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज आप भारत अपडेट पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे क्योंकि आज से ही पौधारोपण की शुरुआत हो चुकी है। एक मुहिम मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, इस कार्यक्रम की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम, उस पर आज उत्तर प्रदेश में सघन वृक्षारोपण है। हमको उम्मीद है 37,000 करोड़ से ज़्यादा 37 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष आज लगाए जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में मुझको बुलाया गया था, तो वहाँ भी 10 लाख से अधिक पौधे लगेंगे। वृक्ष मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है देश के लिए। आप देखिएगा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो रहा है, प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो रहा है। जो आज हम हालात देख रहे हैं ये उस लापरवाही का नतीजा है। पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति 400 कम से कम 400 वृक्ष का औसत है, लेकिन भारत में वह 28 वृक्ष मात्र है। अब कहाँ 28, कहाँ 400। हमें 400 तक पहुँचना चाहिए। 33% हमको वनाच्छादित क्षेत्र करना चाहिए, जो अभी जिसमें अभी बहुत कमी है। इसलिए मोदी जी ने कहा क्योंकि माँ से आत्मिक लगाव होता है, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए। और इस अभियान को पूरे देश में सबने बहुत ही जो है उत्साह के साथ लिया है। उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 9 वर्षों में हमने लगभग 242 करोड़ पौधे लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योगी जी के नेतृत्व में, और आज ये संख्या 250 करोड़ को पार कर जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और हमने लगभग मैं कह सकता हूँ कि 560 वर्ग किलोमीटर एरिया है जो वन आच्छादित हमने वृद्धि की है हमारी सरकार ने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी इसमें बहुत काम आवश्यक है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी इस तरफ लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जनता भी उनका साथ दे रही है। मैं तो यही कहूँगा कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए, हमें पर्यावरण अगर प्रदूषण से मुक्त चाहिए, तो इन सब का उपचार एक ही है कि हम वृक्षारोपण करें, रोज़ वृक्ष लगाएं और अपने जीवन में एक संकल्प ले लें कि एक वृक्ष लगाएंगे तो समझिएगा कि आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है, जिस चीज़ का फल भगवान आपको जरूर देंगे। बिल्कुल, देखिए, हम भी यही अपील करते हैं कि आप जहां पर भी मौजूद हों पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। देखिए, अब बात थोड़ी सी राजनीतिक कर लेते हैं। 2027 के चुनाव हैं और विपक्ष हमलावर है, और देखिए जो स्ट्रैटेजी आप लोग लेकर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपको भी महसूस हो रहा होगा विपक्ष भी उसी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। अब अगर प्रमुख विपक्षी दलों की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सॉफ्ट राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या प्लान है? क्योंकि उपलब्धियां आप लोगों के पास भरपूर हैं, गिनाने को बहुत कुछ है, जनता के सामने रखने को भी बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, शिक्षित है। उसने समाजवादी पार्टी का या दूसरे दलों का जो कुशासन है, जो जंगल राज था, उसको देखा है, वो उसे भूले नहीं है। अगर अखिलेश यादव को घड़ियाली आंसू बहाएं तो उनका भ्रम है। समाजवादी पार्टी 2027 में सफा हो जाएगी, जैसे बंगाल में तृणमूल सफा हो गई और बिहार में आरजेडी सफा हो गई।
ये भी खत्म हो जाएंगे। अब ये अपनी समाप्ति की ओर है। उन्होंने अपनी किसी राजनीतिक सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। गुंडा राज स्थापित हुआ, जंगल राज स्थापित हुआ, लोग असुरक्षित थे, प्रदेश पिछड़ रहा था, बीमारू प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की छवि जा रही थी, अपराधियों का बोलबाला था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 वर्षों में एक गुड गवर्नेंस देने का काम किया है। एक ऐसी सरकार दी है जिसने आम आदमी को सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी दी है। हमारी सरकार ने तमाम संगठित अपराध को समाप्त किया। संगठित अपराधियों का जो उपचार होना चाहिए था वह उपचार किया, जिससे आज आम व्यक्ति, चाहे वह सामान्य रिक्शा पोलर हो, चाहे वह कोई बड़ा उद्योगपति हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा, जो अब से पहले अखिलेश यादव जी के राज में नहीं था। तब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था जी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था तो उन माफियाओं का राज चलता था, थानेदार भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए यहाँ से निवेशक भग गए, यहाँ से उद्योग धंधे चौपट हो गए, यहाँ से व्यापारी पलायन कर गया। आपने कांदला और केराना के पलायन के जो वृत्तांत है वो दूरदर्शन और समाचार के माध्यम से सारे भारत ने देखा, किस प्रकार से एक वर्ग मुस्लिम तुष्टीकरण में वो सरकार लगी हुई थी। वो हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। आज हमने अपराधियों का सफाया किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जब अपराधी गए तो निवेश आया, निवेश आया तो लोगों को रोजगार मिला। आज 9 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष रोजगार दिया है और 3 करोड़ लोगों को लगभग जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। रोजगार के हमने साधन किए। मैं कहता हूँ कि तब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। हमारी सरकार आई तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। हर जिले का एक कोई न कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट था जिसको परंपरागत रूप से वहाँ के लोग करते थे। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण वह उद्योग चौपट हो गए और वो लोग, उनका व्यापार मर गया। योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लाई। उस उत्पाद को, उसको प्रोटेक्ट किया, उसको प्रमोट किया, उसको हम लोगों ने आर्थिक सहायता भी दी, बाजार भी दिया। अब नतीजा ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कारण हर जिले में कोई ना कोई बड़ा उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। तब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और व्यापार को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा ये है कि अखिलेश यादव जी जब अंतिम बजट प्रस्तुत किए थे तो उनका बजट था 3,36,000 करोड़ रुपए का। हमारी सरकार ने 9 वर्षों में ना कोई नया कर लगाया, ना ही कोई टैक्स बढ़ाया, बल्कि किसानों को कर्जा माफ़ किया, ये अपने जो ट्यूबवेल्स हैं उनका बिल माफ़ किया। अभी देखिएगा शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी है, प्राइमरी से लेकर शिक्षा मित्रों को दी है, अनुदेशकों को दी है, होमगार्डों को दी है। और शिक्षा मित्रों की तनख्वाह हमने 3,500 से बढ़ा करके 18,000 हमारी सरकार ने की है। अनुदेशकों की जो है बहुत कम थी, उनको 15,000 रुपये, उनको एक अपना परिवार चला सकें ये व्यवस्था भी की है। और बजट योगी जी की सरकार का 9,12,000 करोड़ रुपए है, लगभग उनसे 3 गुना। ये इसलिए संभव हुआ कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस बना। जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो प्रदेश की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो विकास होगा। उस विकास का नतीजा है कि आज यूपी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे, आप किसी भी शहर से चले जाइएगा, आप दूसरे शहर में आपको हाईवे की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सप्रेस वे से जाएंगे। अपने आप में एक मिसाल है। इतने एक्सप्रेस वे का जाल हमारी सरकारों ने बिछा दिया है, आज उससे प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। तो एक विकास हमारा मॉडल है, विकास हमारा मॉडल है और उसमें कोई भेदभाव, कोई पक्षपात किसी भी तरह का नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। नक्सलवाद खत्म कर दिया है
अपराधी खत्म कर दिए हैं, 370 हटा दी गई है, और भी अगर कहीं कोई कमी पाएगी तो भारत को नशा मुक्त बनाने का अभियान भी निश्चित रूप से भारत सरकार जल्द शुरू करेगी। सर, जो आपका जवाब था उसी में से मेरे 2 सवाल हैं। जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का, आप लोगों ने इसको तोड़ा, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम किया है। अब विदेशी निवेश लाने में भारतीय जनता पार्टी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि निवेशक जो थे वो डरते थे उत्तर प्रदेश में आने से, और योगी आदित्यनाथ अपने हर मन से ये बात कहते हैं कि पहले लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, बॉर्डर क्रॉस करने में डरते थे प्रदेश का, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि वो प्रदेश के अंदर आए और अपने उद्योगों को स्थापित करें। देखिएगा, इन लोगों ने प्रदेश की छवि इतनी खराब की कि प्रदेश अपराधियों का प्रदेश माना जाने लगा। जिला गाजियाबाद फिल्म बनी अपराध पर, मिर्जापुर पर एक सीरियल बना अपराध पर। अरे हम यूपी जो गंगा यमुना सरस्वती का है, जहाँ राम श्याम और विश्वनाथ तीनों का भूमि है, जहाँ की भूमि सस्य श्यामला है, वहाँ इतना जहाँ संभावनाएं हैं उसको अपराध में धकेल दिया, जिस कारण से छवि खराब हुई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी दुनिया अच्छा सोचती है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी के साथ जर्मनी यात्रा पर गया था, वहाँ लोगों में भारी उत्साह था। हम बहुत जल्दी में शीघ्रता में कार्यक्रम बना था, उसके बावजूद भी 50,000 करोड़ के MOU हम लोग करके आगे थे बहुत जल्दी में। तो अब पूरी दुनिया के लोग जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, नोएडा में आ गई है, सिफी आ गई है, गूगल वाले बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत बड़े इंडस्ट्री जितनी भी हैं विश्व स्तरीय, वो सब उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश, पहले भारत मोबाइल इंपोर्ट करता था, अब मोबाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की पूरे भारत में है उसकी 55% यूपी में है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पूरे भारत में बनते हैं उसके 50 से 60% यूपी में बन रहे हैं। ये किस लिए संभव हुआ? इसलिए हुआ कि हमने उनको एक सुविधाएं दी, उनको सुरक्षा दी और उनका सहयोग किया सरकार ने, तो उन्होंने उद्योग लगेगा तो हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। अगर जैसे कि आपने बात करी कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो उत्तर प्रदेश को चुन रही हैं, क्योंकि आपका विभाग भी है, इसलिए जानना चाहूंगी आने वाले समय में क्या यूपी IT हब के तौर पर देखा जाएगा? नोएडा की बात करूं, क्या नोएडा IT हब के तौर पर देखा जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आएंगी? देखिएगा, बहुत बड़ी कंपनियां आने वाली हैं। अभी यहाँ फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर की यूनिट यूपी में आ चुकी है, वो उसका वो शिलान्यास हो चुका है, वो काम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी हैं। यहाँ जो है चिप बनने लगेगी। मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पहले आ ही चुकी है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। हमारा विभाग IT पॉलिसी लेकर के आया है। हम लखनऊ में भी एक IT हब बनाने वाले हैं, और अभी U हब हम एक नोएडा में और एक लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो बहुत बड़ी पहल है। इससे स्टार्टअप्स को और जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनको सबको जोड़ने का काम प्रोफेशनल लोग करेंगे। ठीक है। अभी तक यह व्यवस्था केवल ब्यूरोक्रेसी के अधीन थी, UPLC इसको देखती थी, लेकिन अभी स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट बनेगा, तो बहुत मतलब इतना बड़ा निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये सरकार ने लिया है। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में हमको और अच्छा रास्ता मिलेगा काम करने का। आज भी हमारे यहाँ 17,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं जो काम कर रहे हैं। जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं लेना चाहती हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा इस समय तेजी के साथ गरमाया हुआ है। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, कथित 7 से 8 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है, और बरामदगी भी हुई है, 8 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। उसका ये कहना है कि SIT भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ट्रस्ट जिसने ट्रस्ट तोड़ा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और सरकार की मिली भगत है इसमें। ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है? देखिएगा, मैं कहूँगा कि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना। आज जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, ये वो सब लोग थे जो राम मंदिर के विरोध में थे।
जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई। मैं उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित था। निहत्थे कीर्तन करते हुए लोगों पर गोलियां बरसा गई। सरयू का जल खून से जिन्होंने लाल कर दिया, आज वो राम भक्त बनने, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करने कभी नहीं गए। ये सब लोग उसमें अपने राजनीतिक भविष्य ढूंढना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में और चंदे में जो इसे कुछ अगर घर हम आपने मकान बनाया है उसमें 10 कर्मचारी हैं, कोई कर्मचारी चोरी कर ले तो उसको सज़ा मिलेगी। वो पकड़े गए हैं, उनको सज़ा मिलेगी, रिकवरी भी हो रही है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ये तो कलयुग है। त्रेता युग में भी लोगों ने अग्नि परीक्षा देकर आई हुई माता सीता को अयोध्या से निकलवा दिया था। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा क्योंकि 2027 के चुनाव बेहद नजदीक है और हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। ये तो विपक्ष भी मानता है कि आप 365 दिन काम करते हैं, एक से एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 2027 की आपकी क्या कुछ तैयारी है? किस एजेंडे के साथ आप जनता के सामने जाएंगे, कौन से मुद्दे रखेंगे और विपक्ष को कैसे परास्त करेंगे, ये जानकारी दें। देखिएगा, हमारी पार्टी को चुनाव की तैयारी नहीं करती है। अब चुनाव आ रहा तो तैयारी में लग जाओ, ये तो दूसरे दल लोग काम करते हैं। चुनाव आ गया अब सक्रिय हो जाओ। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, जनता के बीच में रहती है, समाज के काम करती है। हम केवल कोई राजनीति नहीं करते। आज पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वृक्षारोपण कर रहे हैं। बताइएगा इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है? दूसरों को किसी ने रोका? नहीं रोका। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेतृत्व को लगता है कि वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई, पखवाड़ा मनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, जन्मदिन पर पखवाड़े तक आयोजन किए। कभी रक्तदान करते हैं, कभी स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं। दिन प्रतिदिन जनता के जनहित के कार्यों में लगे रहने वाला दल है भारतीय जनता पार्टी। उसे किसी चुनावी तैयारी की जरूरत नहीं है। हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी का उद्देश्य है जनता की सेवा करना। और जब हम सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता हमको आशीर्वाद देती है। जनता के लिए कोई संदेश सर? बस मैं यही कहूँगा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है गैर जिम्मेदार विपक्ष और गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता जो राष्ट्रीयता के भाव को भूल करके निहित स्वार्थों के लिए काम करते हैं, विदेशों में जाकर के देश की आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों के फैलाए हुए भ्रमजाल में ना करके अपना काम करें। हमें राष्ट्र को 2047 तक भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस संकल्प के साथ सब लोग मिल करके आगे बढ़ें, सब लोग मिलजुल करके कार्य करें तो निश्चित रूप से हम, मेरा देश, मेरा भारत कोई रोक नहीं सकता। हम लोग विकसित भारत होंगे, हम सुपर पावर भारत बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। तो 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, उसके पूरे प्लान बताया और जनता के लिए क्या आगे का काम है भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। 2027 में कैसे विपक्ष को एक बार फिर से परास्त करेंगे, इसका भी पूरा प्लान मंत्री जी के द्वारा बताया गया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।